हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब आपको कोई कंपाउंड्स दिए जाए तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और आगे हम लोग क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करते हैं। कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के बाहर भी है और एक कार्बन इसका रिंग के अंदर भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे डिसाइड करोगे कि नेचर कंपाउंड का एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पाई बॉन्ड आप उसकी तरफ शिफ्ट कर दीजिए और इस तरीके से इसको बना लीजिए। ठीक है, एंड यू विल फाइंड कि जो साइक्लिक रिंग है वो ये है और साइक्लिक रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया जाता है, मैंने आपको क्या बोला, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी तरफ शिफ्ट करा लीजिए, ये बन जाएगा। ठीक है, और जो साइक्लिक रिंग है इससे नेचर डिसाइड कर लीजिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर विल बी व्हाट, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करें आप लोग। ओके, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया, आप लोग क्या इसको आराम से पॉज लेकर के और अटेम्प्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया, ये पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट करा देते हैं ओ की तरफ। ठीक है, तो ये बन जाएगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर विल बिकम व्हाट, एरोमेटिक। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें पाई बॉन्ड एन की तरफ शिफ्ट करा दें तो ये वाला जो रिंग होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर विल बी एरोमेटिक। ठीक है, इसमें हम शिफ्ट करा दें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर विल बी एरोमेटिक। ठीक है, यहां हम शिफ्ट करा दें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर विल बी एरोमेटिक। अब जैसे दोनों ही एटम्स है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो हम इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं और ऐसा इसलिए कराएंगे क्योंकि हम स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो अगर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा, इट विल बिकम एरोमेटिक। तो पाई को शिफ्ट करा के यहाँ ले आते हैं हम और इस तरीके से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए इसका नेचर क्या होगा, पाई को यहां शिफ्ट करा लीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
क्योंकि यहाँ पर sp3 यहाँ sp3 है, तो रेजोनेंस कॉन्टैक्ट इसका बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, नो रेजोनेंस, और रेजोनेंस नहीं है इसलिए इसका जो नेचर होगा दैट विल बी नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार, आप इनको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, एक मैं बता देता हूं आपको। तो इसमें देखो एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग है, और जब हम इसका आरएस बनाएंगे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई हम यहाँ शिफ्ट करा दें इस तरफ, और इस तरफ अगर आप शिफ्ट करा दोगे तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाली रिंग है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक हो जाएगी, और जो राइट वाली रिंग है ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इन केस अगर दोनों ही रिंग्स एरोमेटिक बन रही है देन वी कैन से द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। एक एरोमेटिक बन रही है और एक एंटी एरोमेटिक बन रही है, तब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि 9th क्वेश्चन में देखा जाए तो दोनों ही साइक्लिक रिंग क्या बन जा रही है, एरोमेटिक नेचर शो कर रही है, लेफ्ट 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट वाली 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन कभी ऐसा हो जाता इस तरीके से दे दिया जाता, तब आप कैसे डिसाइड करते हैं? तब हम क्या करें, मान लीजिए हमने पाई इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट किया, तो लेफ्ट वाली बन जाएगी एंटी एरोमेटिक और राइट वाली बन जाएगी एरोमेटिक, ठीक है। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ दिस इज एरोमेटिक। सो वॉट एवर स्टेबिलिटी इज गेन्ड बाय दिस रिंग, ठीक है, विल बी लॉस्ट बाय दिस रिंग। तो जो भी स्टेबिलिटी ये गेन कर रहा है वो ये लूज कर देगा, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। कोई खास स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी, ठीक है। या मैं ये बोल सकता हूं कि ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ही नहीं रखेगा, क्योंकि कुछ स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कुछ घट रही है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन ओवरऑल स्टेबिलिटी। तो हम बेकार में पाई बॉन्ड क्यों तोड़ें, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होते हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वो तो हम पाई बॉन्ड को इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि एक नया सिस्टम बन जाए जो कि एरोमेटिक हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर पाई बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं करेंगे। यहाँ ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा रहेगा, या इसमें पाई बॉन्ड के फॉर्म में मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल रहेगा, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है नॉन एरोमेटिक। अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक है तब हम मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं एरोमेटिक, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। और अगर एक एरोमेटिक है एक एंटी एरोमेटिक है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉर्मल कंपाउंड बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। ओके, और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसका जब आप आरएस बनाओगे, मान लो आपने यहाँ शिफ्ट कराया, तो लेफ्ट वाली एरोमेटिक, राइट वाली एंटी एरोमेटिक बन जाएगी या नॉन एरोमेटिक बन जाएगी, या उल्टा शिफ्ट कराते हैं तो लेफ्ट वाली एंटी एरोमेटिक बन जाएगी। तो मतलब हम ये दोनों ही डायरेक्शन में एरोमेटिक बना नहीं पा रहे हैं, और ऐसे केस में मॉलिक्यूल का जो नेचर होगा दैट विल बी नॉन एरोमेटिक, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें, हमने अगर मान लीजिए शिफ्टिंग कराई
लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट वाली जो रिंग बन जाएगी दैट विल बी एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और जो राइट वाली रिंग है ये भी एरोमेटिक है विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। कुछ समझ में आया आप लोगों को? एक बार मैंने इसे स्टूडेंट से भी पूछा था, कुछ समझ में आया? तो बोला पर अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा था मैं क्या जवाब दूं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया? मेरे ख्याल से आया होगा। तो इसमें देखें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये पूछा जाए, तो इसे मान लो ये 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास में, तो मैंने आपको बताया था जब स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करता है, काउंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मैंने लिखवाया भी था आपको। बट जब एरोमेटिक सिस्टम आ जाते हैं तो यू चेक प्लीज कि इन दोनों में से किसका नेचर एरोमेटिक है। बट यहाँ देखोगे आप तो ये साइक्लिक रिंग का नेचर एंटी एरोमेटिक है, और ऐसे केस में हाईली क्या है, अनस्टेबल है, और पहले वाले की स्टेबिलिटी दूसरे वाले से ज्यादा होगी बिकॉज इट इज एंटी एरोमेटिक रिंग। और इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें 3 और 4 में, तो हालांकि इसमें 1 पाई बॉन्ड कम है, ठीक है, इसमें 2 पाई बॉन्ड से इसमें 1 पाई बॉन्ड है, बट द नेचर ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साइक्लिक रिंग इज एरोमेटिक, और ऐसे केस में 4 की स्टेबिलिटी 3 से ज्यादा होगी। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा होगी, और फिर हम पाई बॉन्ड काउंट भी नहीं करेंगे। ठीक है, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि इस तरह के कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड में से एक कार्बन साइक्लिक रिंग में एक बाहर है, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिनमें मल्टीपल साइक्लिक रिंग हो। क्या हो? मल्टीपल साइक्लिक रिंग। जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एजुलिन। ठीक है, कॉमन नेम में मैंने बहुत सारे नाम लिखे ही थे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर जब पढ़ाया था तो लास्ट में मैंने कॉमन नेम लिखे थे, उसमें शायद ये कवर किया होगा। ठीक है, मैं तो थक भी गया था लिख लिख करके। तो इसमें आप जैसे मल्टीपल साइक्लिक रिंग है, तो आप क्या करें, जो आउटर रिंग है, जो सबसे बड़ी रिंग है, उसको आप बना लीजिए। जैसे मैंने इसका क्या करा, आउटर रिंग ले लिया, और पाई बॉन्ड जो है हमने सारे एटम्स को डिलोकलाइज करने की कोशिश करी है ऐसे। ठीक है, ये बना लिया। अब इसका नेचर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसका नेचर है एरोमेटिक। सो ओवरऑल कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड एज एरोमेटिक। और अगर ये एंटी एरोमेटिक आ जाता तो फिर ओवरऑल कंपाउंड को हम क्या मानते, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये मॉलिक्यूल दिया जाए, इसमें भी 2 साइक्लिक रिंग है, तो आप क्या करें, जो बड़ी साइक्लिक रिंग है इसको आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब ये बड़ी साइक्लिक रिंग जो है इसका नेचर है 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में, एंटी एरोमेटिक। सो ओवरऑल वी कैन से द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे बना के ले आते हैं, क्या सर हम इसको एरोमेटिक बना सकते हैं, ऐसे बना के ले आते हैं, क्योंकि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, और फिर ये बना के ले आते हैं और बोलते हैं कि सर ये तो एरोमेटिक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग भोंदू हैं। ठीक है, ये जो कार्बन एटम है इनको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से पहले इसको कन्वर्ट करें जिससे कि सारे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो एक साथ रेजोनेंस में तो आए। यहां तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि बीच में पाई बॉन्ड है। तो पहले सारे एटम जो बड़ी रिंग के हैं उनको रेजोनेंस में ले आइए, उसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ नेचर क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा रहता जिसमें बड़ी रिंग क्या हो जाती, नॉन एरोमेटिक,
जैसे ये क्वेश्चन दिया जाता है, तो मैंने देखा कि भाई जो बड़ी रिंग है इसका नेचर है नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि ये दोनों sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। और अगर नॉन एरोमेटिक है तो फिर हम इससे नॉन एरोमेटिक नेचर पूरे मॉलिक्यूल का बोलेंगे नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर सबसे बड़ी रिंग नॉन एरोमेटिक है तो फिर उससे छोटी रिंग बना लेंगे जिसमें कॉन्जुगेशन सारे आइटम्स में आ रहा है। जैसे ये सबसे बड़ी रिंग थी, इससे छोटी रिंग बेंजीन है, और फिर इसका नेचर क्या है, एरोमेटिक है, तो फिर ओवरऑल मॉलिक्यूल का नेचर भी हम क्या मान लेंगे, एरोमेटिक। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सबसे बड़ी रिंग नॉन एरोमेटिक है तो फिर डिसीजन हम नहीं लेंगे, उससे छोटी रिंग पर जाएंगे, और उससे छोटी रिंग का नेचर अगर एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है तो उससे डिसाइड हम करेंगे, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन में बताता हूं, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे बड़ी रिंग को चेक किया, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी रिंग अपन ने बना ली। सबसे बड़ी रिंग का नेचर है नॉन एरोमेटिक, वी विल नॉट मेक एनी डिसीजन। छोटी रिंग हम चेक करेंगे, अगेन इट इज नॉन एरोमेटिक, नो डिसीजन। फिर और सबसे छोटी रिंग हम चेक करेंगे, तो सबसे छोटी रिंग का नेचर क्या है, एंटी एरोमेटिक। सो नॉन एरोमेटिक इज नॉट ए डिसीजन, लेकिन हाँ एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक आ रहा है तो फिर हम डिसीजन ले सकते हैं, एंड द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी व्हाट, एंटी एरोमेटिक। मतलब सबसे बड़ी रिंग, फिर छोटी रिंग, फिर उससे छोटी रिंग, ऐसे चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक कि नेचर या तो एरोमेटिक आ जाए या एंटी एरोमेटिक आ जाए, ठीक है। नॉन एरोमेटिक आने पर वी विल नॉट टेक एनी डिसीजन। तो इसमें देखो बड़ी रिंग नॉन एरोमेटिक, छोटी रिंग एरोमेटिक, कंपाउंड का नेचर एरोमेटिक। इसमें देखो सबसे बड़ी रिंग नॉन एरोमेटिक, उससे छोटी रिंग नॉन एरोमेटिक, सबसे छोटी रिंग एंटी एरोमेटिक, डिसीजन इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ओके, प्लीज कॉपी कर लीजिए इनको। ओके, तो एक दो क्वेश्चंस और इस पे करते हैं हम लोग। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आ जाएंगे, आप लोग बोलोगे यार ये क्या हमसे हुआ नहीं क्वेश्चन, इतनी मेहनत, जब हम मेहनत कर ही रहे हैं तो कोई चीज़ क्यों छोड़ें, ठीक है। तो ये देखिए, ये बताइए इस कंपाउंड का क्या नेचर होगा। देखिए जो आउटर पेरीमीटर है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 1 2 3 4 5 6 7 with 14 pi electron, the nature of the compound will be aromatic, ठीक है। देख लीजिए इसे, एक लास्ट टॉपिक और मैं इसमें आप लोगों को पढ़ा देता हूं, जिसे कहा जाता है एनुलिन्स। Okay, anulines are cyclic conjugated hydrocarbons, ठीक है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे छोटे जो एनुलिन्स पाए जाते हैं, दे आर द 4 मेंबर साइक्लिक रिंग लाइक दिस, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग। और ऐसे में जब ये बनाते हैं हम, तो इनको ऐसे लिखा जाता है एनुलिन X, या इसको हम लिखेंगे एनुलिन 4। ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द साइक्लिक रिंग, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4। ओके, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, नेचर विल बी एंटी एरोमेटिक। ओके, जैसे हमने बात की थी बेंजीन, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। एनुलिन 6 बोल सकते हैं इसको। और इसका क्या होगा बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, यहीं से तो शुरू ही किया था हमने पढ़ना,
नेचर विल बी एरोमेटिक। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 7 या उससे ज्यादा एटम्स की मोनोसाइक्लिक रिंग कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगी। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि 7 या उससे ज्यादा मेंबर की मोनोसाइक्लिक रिंग कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगी। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एनुलिनेट, ठीक है, तो द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, अगर हाँ ये प्लेनर होता, इफ प्लेनर, तो नेचर क्या होता है इसका 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक होता। मैंने आपको बताया था 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स के, ठीक है, मॉलिक्यूल जो सिंगल साइक्लिक है, ठीक है, मोनोसाइक्लिक है, दे विल नॉट स्टे इन प्लेनर फॉर्म इफ दे आर एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक है और ये क्या होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेचर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी व्हाट, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये, नॉन एरोमेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इट इज नॉन एरोमेटिक। ऐसे अगर मान लीजिए हमने अगर 10 मेंबर ले लिए, तो वैसे देखा जाए तो इसका नेचर होना चाहिए क्या, 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक। बट दिस इज एन एक्सेप्शन, इट इज ऑल्सो व्हाट, नॉन एरोमेटिक। इट इज नॉट बिकॉज कि 7 से ज्यादा मेंबर की साइक्लिक रिंग नॉन प्लेनर, ऐसा हमेशा नहीं है। बट यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहां पर जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, इनमें आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। ठीक है, पास पास में है, रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के कारण इट बिकम्स नॉन प्लेनर, इट बिकम्स नॉन प्लेनर। और इस वजह से क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं एनुलिन 10, एनुलिन 10 कार्बन एटम्स है इसमें, सो द नेचर इज व्हाट, नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही एनुलिन 10 का एक छोटा भाई भी है, सॉरी बड़ा भाई है, यहां पे एमी लगा दें तो और ज्यादा रिपल्शन होगा एंड इट विल बिकम नॉन प्लेनर एंड नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बिकम नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नेचर विल बी नॉन एरोमेटिक। एक बार आप इनको कॉपी कर लीजिए। देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप थोड़ा मतलब सिंसियरली लेकर के पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, आपने वीडियो चला लिया, बेड पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई मूवी की तरह आप इसको यूज नहीं करें। ठीक है, सालों से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ये देखा है कि जब स्टूडेंट्स इनसिंसियर हो जाते हैं, ठीक है, तब उनका बड़ा नुकसान होता है। आप एक इसको क्लासरूम की तरह लें, नोटबुक और पेन आप लेकर के बैठें और एक एक क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सॉल्व करें, तो यू विल फील कि भाई हमारा जो है सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मैं प्लान करता हूँ, उसी तरीके से मैं सोचता हूँ। ठीक है, आप लोग कैसे सोचते हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा। ओके, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, कभी कभी ऐसे उल्लू बना देते हैं, ऐसा दे देते हैं क्वेश्चन, या कोई ऑब्जेक्टिव ऐसे भी दे दिया जाता है। तो इसमें देखो जो हाइड्रोजन एटम्स यहां पर थे वो क्या हो गए, चले गए। एक ऑक्सीजन एटम यहां पर आ गया और इसमें जो रिपल्शन था हाइड्रोजन के बीच का वो खत्म हो चुका है अब। ठीक है, और अगर रिपल्शन नहीं है तो मैंने आपको बताया कि फिर हम क्या करेंगे, आउटर पेरीमीटर या बड़ी साइक्लिक रिंग चेक करेंगे। बड़ी साइक्लिक रिंग में पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई ऐसे बना लेंगे, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक। ठीक है, तो यहां अगर हाइड्रोजन होते तब रिपल्शन होता, हाइड्रोजन नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसकी लोकेशन, तो इसकी लोकेशन कुछ ऐसे रहेगी। ठीक है, इस तरीके से रहेगी। ये जो ऑक्सीजन एटम रहेगा इसे प्लेन से बाहर रहेगा इससे, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन, और नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ओके, एक बार आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, और भी मैं कुछ क्वेश्चंस इस पे आपको करा देता हूं। ठीक है, तो देख लीजिए।
ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, प्लीज कंप्लीट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें देखिए जो आउटर पेरीमीटर है वही चेक होगा और जो बड़ी रिंग है वो चेक होगी। 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर इज एरोमेटिक। इसमें को 2, 4, 6, 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर विल बी एरोमेटिक। अगेन 2, 4, 6, 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर विल बी एरोमेटिक। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए इनको। तो मैंने आप लोगों को बोला कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, हमने डिस्कस करनी थी और एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर ली एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो अब कंपाउंड्स कौन से एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, समटाइम्स इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। बहुत सिंपल चीज से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है अल्केन, तो यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन में डबल बॉन्ड है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट जो है दैट इज sp3 sp3। यहां पर कार्बन का sp2, इसका भी sp2, और इस कार्बन का sp, इसका भी sp है। ठीक है, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और sp3 मतलब इनका जो साइज होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये अल्फा अगर बॉन्ड है, ये बीटा अगर बॉन्ड है, ये गामा अगर बॉन्ड है, तो बिकॉज ऑफ द, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, अल्फा की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का साइज कम हो जाएगा, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और गामा की सबसे कम हो जाएगी। ऐसा मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में कितने इफेक्टिव बॉन्ड्स हैं, यही उनका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां पर अल्फा में 1, बॉन्ड ऑर्डर बीटा में 2 और बॉन्ड ऑर्डर गामा में 3 रहेगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा किसका, गामा का, फिर बीटा का और फिर अल्फा का। और जो बॉन्ड ऑर्डर है अगर वो बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जैसे इसका गामा का अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, बीटा की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और सबसे ज्यादा अल्फा की होगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बॉन्ड एनर्जी है, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी is the amount of heat required to break the bond, to break the bond। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होगी, जिसमें 3 बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, मतलब इन तीनों बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो तीनों बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर
और बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है गामा का, बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें अल्फा बीटा गामा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, और इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के लिए। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, जस्ट उल्टा आएगा किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, एक बार आप देख लें। अब कई बार क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड ऑर्डर है, जैसे हमने यहां देखा तो क्या थे, इंटीग्रल वैल्यूज थे। ठीक है, 1, 2 या 3। कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एसीटेट आयन है और इसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन का बताना है। अब लेकिन ये जो मॉलिक्यूल या आयन है ये क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में तो पड़ा नहीं रहेगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये भी रहेगा, और ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और जो रियल स्ट्रक्चर होता है दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इस तरीके से। तो बॉन्ड ऑर्डर को क्या बोलोगे आप, मान लो मैंने ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया, तो क्या है, बॉन्ड कभी डबल है कभी सिंगल है। यहां पे भी अगर आप देखो कभी सिंगल है कभी डबल है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर्स आर फ्रैक्शनल, बिकॉज ना आप 1 ले सकते हो ना 2 ले सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 इस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्या है, इंटीजर वैल्यू आए, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल या इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, जैसे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। ठीक है, या इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, देन वी कैन कैलकुलेट द एवरेज, तब हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, 2 बॉन्ड्स आप फिक्स कर लें, जैसे मैंने यहां पे 2 एटम्स आप फिक्स कर लें, सॉरी, तो 2 एटम हमने फिक्स कर लिया, इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे निकाल लो। जैसे 1 और 2 के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं, 2, और एक ये भी है 1, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए 2 + 1, एंड टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 2, एंड द आंसर विल बी 1.5। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर वी कैन कैलकुलेट एज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। तो हमने लिया कार्बोनेट आयन, ठीक है, इसका हमने आरएस बनाया। ठीक है, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बना लिए। अब आप देखो यहां पर ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ठीक है, हमने फिक्स कर लिया। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 2 + 1 + 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, आ ही रहा है। तो 1, 2, 3 टोटल नंबर ऑफ RS 3, आंसर 1.33। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते। थोड़ा सा और समझदारी से सोचो, समझदारी से, एक पाई बॉन्ड 3 मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा पाई बॉन्ड का, 1/3 या 0.33। तो एक बॉन्ड तो सब में फिक्स है सिग्मा, और एक बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या आएगा 1 + 1/3 या 1.33, ठीक है, एक ये तरीका हुआ। दूसरा ये कि आप लोग बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हैं सर, ठीक है, आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कहाँ तक बनाते रहेंगे, बात सही भी कह रहे हो, क्योंकि मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाया। लेकिन अगर आप जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आप इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बिल्कुल निकाल लेंगे। और आसान तरीका मैं आपको बताता हूं बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्वल और आइडेंटिकल और इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहां देखो सिग्मा कितने हैं, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। ठीक है, तो टोटल सिग्मा हो गए 3, पाई हो गया 1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 4/3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर अपन देखें सल्फेट, तो यहां पर अगर अपन देखें बॉन्ड ऑर्डर SO का, तो क्या आ जाएगा बताओ? SO का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या आ जाएगा? 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 4, पाई कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय 4, इस तरह से आ जाएगा। सो अगेन इट विल बी 1.5। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1.5 ही आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं? ये सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आइडेंटिकल है, तो S और O मैंने फिक्स कर लिए। ठीक है, टोटल सिग्मा बॉन्ड सारे, मतलब जैसे आप इस तरीके से अगर निकाल रहे हो सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, तो देन यू डोंट नीड टू मेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक से ही बना सकते हो। तो यहां पर देखो ये जितने भी येलो वाले हैं, येलो, ठीक है, डर्टी फेलो नहीं बोले आप लोग, येलो ये बॉन्ड्स हैं। तो ये 1 2 3 4 सिग्मा और 2 पाई हो गए व्हाइट वाले डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। जैसे कभी बेंजीन के लिए भी आ जाए तो कर सकते हैं आप लोग, हालांकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कुछ और होती हैं, बट कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? देखो बेटा, बेंजीन में ये सारे सिग्मा हो गए, कार्बन कार्बन बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, तो 6 सिग्मा, पाई कितने हो गए? 3 डिवाइडेड बाय 6, आंसर 1.5। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, प्लीज एक बार देख लें और कॉपी कर लें। ओके, कुछ और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये करें। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो इन मैं क्वेश्चंस में करें, आप लोग कैलकुलेट करें। ओके, प्लीज कंप्लीट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अटेम्प्ट किए हैं और सिंसियरली अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, आप लोगों की आंखों की सच्चाई मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि आप लोग मेरी बात मान रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर PO सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। सो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। ठीक है, येलो और एक पाई है व्हाइट में मैंने बनाया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 4
ठीक है, आंसर 1.25। ओके, इसमें देखिए हम सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सो 3 + 1 पाई अपॉन 3, आंसर 4/3 1.33। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें देखिए बॉन्ड ऑर्डर SO सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, सो 3। फर्स्ट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में हमेशा सिग्मा होता है, सेकेंड बॉन्ड पाई होता है, तो डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, डिवाइड बाय टोटल सिग्मा 3, ठीक है, 5/3। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहां पे देखो सारे ही बॉन्ड कार्बन कार्बन है, तो कार्बन कार्बन अगर बॉन्ड्स हैं तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सिग्मा काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 2 पाई बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय 5, 7/5। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1.4। अब हम इसके लिए अगर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते, फिर हम टोटल सिग्मा अपॉन टोटल पाई काउंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा हमने क्या करा, ट्रिक से बना लिए। ठीक है, सारे सिग्मा काउंट कर लिए, 2 पाई हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल सिग्मा। ठीक है, यहां पर भी देखो बहुत इजी है, सो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा। तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड, डिवाइडेड बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 10/7 आंसर, राइट। इसमें देखो कैसे हम काउंट करेंगे, सो 1 2 3 सिग्मा, 1 पाई बॉन्ड अपॉन 3, आंसर 4/3। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर क्लोरीन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, टोटल सिग्मा 1 2 3, ठीक है, एंड 4, सो 4 टोटल पाई कितने वाइड, 1 2 3, डिवाइड बाय 4, 7/4, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो क्लोरीन ऑक्सीजन, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ पाई 2, डिवाइड बाय 3, आंसर 5/3। तो इन सब में देखो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जब पाई बॉन्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण इन सभी में क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल ऑर्डर आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल इन ऑल दीज केसेस, जो कि रेजोनेंस में ही पॉसिबल है। मतलब एक्चुअली रेजोनेटिंग इफेक्ट जब मॉलिक्यूल में आ जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर की जो इंटीग्रल वैल्यूज है वो हमेशा आए, जरूरी नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आ सकती हैं, और इस तरीके से हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट हम बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं आइडेंटिकल बन रहे हैं। क्योंकि जब आइडेंटिकल बनते हैं तो क्या होता है, स्टेबिलिटी सबकी बराबर होती है, और स्टेबिलिटी सबकी बराबर होती है तो सबका परसेंटेज बराबर होता है, और जब सबका परसेंटेज बराबर होता है तो हम एवरेज कर सकते हैं। तो जो हम कर रहे हैं टोटल सिग्मा अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो एवरेज है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा वो क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो एवरेजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। लेकिन अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नॉन आइडेंटिकल है तब हम एक्चुअल वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें जो वैल्यूज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमें कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, हम क्या करना पड़ेगा, इनको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि किस रेंज में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है। हम कंपेयर तो कर पाएंगे किसकी ज्यादा है किसकी कम है, लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इनको और देख लीजिए, और फिर उसके बाद में हम ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं जो नॉन आइडेंटिकल हो। ठीक है, लिख लें। ओके, तो हम बात करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स की जो क्या है, नॉन आइडेंटिकल है। जैसे कि अगर मान लीजिए, ये कभी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा, कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन से। लेट्स से इट इज अल्फा एंड इट इज बीटा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर
बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा। कर सकते हैं क्या? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। देखो जो ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है क्लोरोबेंजीन, इसमें लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स आपस में रेजोनेंस शो कर रहे हैं, और इस वजह से क्या होगा, दिस इज आवर केस 3 टाइप ऑफ रेजोनेंस, डबल, सिंगल, लोन पेयर। और मैंने आपको सिखाया भी था कि कैसे बनाएंगे इसको। तो जो लोन पेयर है वो 3 पर आ जाएगा, और कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इस तरह से। और ये जो लोन पेयर है ये ऑर्थो से किस पे चला जाएगा, पैरा पर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन और क्लोरीन का, वो 1 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आ रहे हैं, लेकिन 2 से कम है, क्योंकि जो एवरेज होगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। बट मैं इसकी एवरेजिंग नहीं कर सकता, जैसे मैंने बोला था सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा से एवरेजिंग कर लें, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है और ये सारे अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स। या मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 के क्लोज ही होगी, क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ही हाइब्रिड का क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हाइब्रिड में मेजर कंट्रीब्यूशन मोस्ट स्टेबल का होता है, तो वो 1 के अराउंड ही रहेगा, लेकिन 1 से ज्यादा रहेगा और 2 से कम रहेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन दिया जाए इन दोनों के लिए कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा होगा बीटा से, क्योंकि बीटा में ऐसा कोई रेजोनेंस फिनोमिना नहीं है। ठीक है, जो क्लोरीन पर लोन पेयर हैं वो कहीं रेजोनेंस में पार्ट तो नहीं ले रहे हैं। और अगर बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ बीटा की ज्यादा हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ बीटा की ज्यादा हो जाएगी, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किसकी, अल्फा की, एज कंपेयर टू बीटा। तो बॉन्ड एनर्जी उसी की ज्यादा होती है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह के बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है, दिस इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, so we can explain it on the basis of resonance phenomenon. Because of resonance it develops a partial double bond character. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, partial double bond, क्योंकि complete double bond नहीं है ये। ठीक है, partial double bond है, क्योंकि कुछ structures में आ रहा है, तो it develops a partial double bond character. The bond order of carbon chlorine bond increases in comparison to this, and because of that bond energy increases, and because of that bond length decreases. ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इन इन क्लोरोबेंजीन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टर देन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट डेवलप्स ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बोर्ड के लिए भी अच्छा रहेगा, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस देता हूं, ये करें आप लोग. कंपेयर सेम थिंग, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये करें आप लोग. तो फिनॉल है ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात हो रही है, एंड साइक्लोहेक्सेनॉल बीटा. ठीक है, देन एनिलीन NH2 ग्रुप एंड अमीनो साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, अमीनो साइक्लोहेक्सेन. एंड देन अल्फा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड
एंड सिंपल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो पॉज किया, क्योंकि हमने भी किया था, और आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया। ओके, तो यहां पर आप देखोगे फिनॉल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट डेवलप्स ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया था केस 2 टाइप ऑफ रेजोनेंस, लोन पेयर, सिंगल, डबल, तो ऐसे बना सकते हैं हम, और इस वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा होगा बीटा से, और बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा, बीटा की ज्यादा होगी अल्फा से, ऐसे सोच सकता है। ठीक है, जैसे एनिलीन पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनिलीन के लिए अगर अपन बात करें तो एनिलीन के केस में आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। सो यू कैन सी कि यहां पर अल्फा में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ रहा है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा होगा बीटा से, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ अल्फा की कम हो जाएगी। ठीक है, छोटा बॉन्ड होगा कौन सा, अल्फा, और लॉन्गर बॉन्ड होगा कौन सा, बीटा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर बढ़े ही। इसका मैंने ये लास्ट वाला एग्जांपल दिया। तो ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, इसमें कोई रेजोनेंस फिनोमिनन नहीं है, इसमें है, और रेजोनेंस फिनोमिनन है तो ऐसा बन जाएगा ये। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि भाई ये अल्फा है, ये बीटा है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, और इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अल्फा विल बी मोर देन 1 एंड लेस देन 2। ऑल्दो ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर है रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 के पास रहेगा, क्लोजर टू 2, क्योंकि अनस्टेबल है। बट 2 से कम होगा, क्योंकि कुछ हद तक तो सिंगल बॉन्ड आ ही रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो 2 से कम रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से डबल से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, तो अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बीटा का ज्यादा होगा। देखो उल्टा पड़ गया, रेजोनेंस ने बॉन्ड ऑर्डर को ए केस में बढ़ाया, मतलब फिनॉल के केस में बढ़ाया, एनिलीन के केस में बढ़ाया। ठीक है, इसका नाम याद है ना आपको, फिनॉल, दिस इज एनिलीन। तो इनके केस में तो बढ़ाया, और इस केस में क्या कर दिया, कम कर दिया। तो बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का क्या हो गया, कम, बीटा का ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ का आंसर उल्टा आ जाएगा। अब बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, अल्फा की ज्यादा होगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बीटा का ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ अल्फा की ज्यादा होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस और वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर पर आते नहीं है, बट हम थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको मिले तो आप लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट, हमने एरोमेटिसिटी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, जिससे आप देख करके बता पाएं कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। लेकिन आज के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। ठीक है, और एरोमेटिसिटी को हमने कंप्लीट किया, और मल्टीपल साइक्लिक वाले क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, एनुलिन हमने डिस्कस किया। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया आज बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के लिए, और हमने कैलकुलेट भी किया बॉन्ड ऑर्डर उन स्ट्रक्चर्स के लिए जो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। ठीक है, अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग के लिए जो कैलकुलेशन है वो पॉसिबल नहीं है, बट कंपैरिजन हम कर सकते हैं, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस कंपैरिजन के मैंने आप लोगों को कराए। ठीक है,
और दूसरी बात यह है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रेजोनेंस से हमेशा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता ही है, इट कैन ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, जैसे अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो अल्फा का तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, एक्चुअली डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।